हेलो प्यारे दोस्तों। देखिए लास्ट लेक्चर जो है उसमें हमने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में जितने भी विशेषताएं भारतीय संविधान की, उसके बारे में हम सभी चर्चा कर चुके हैं। लगभग 17 डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने बात की थी। आज का ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, है ना, उन सभी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेक्शन में हम लोग ऑल द 22 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 22 भागों में क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में जितने भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो सेक्शन है आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमेशा मिलान करने के लिए, आर्टिकल यह आर्टिकल किससे संबंधित है, इस तरह के प्रश्न जो है ना आपको फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में मिलते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। तो देखिए पहला जो पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं कि द यूनियन, और आपको पता है कि संघ और इसके जो क्षेत्र हैं इसके बारे में फर्स्ट पार्ट में बताया गया है हमारे भारतीय संविधान के। आपको पता है भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, तो उनको जो है ना 395 को अलग अलग एक तरह से मान लीजिए कि चैप्टर्स में सब डिवाइड कर दिया गया। तो देखिए 1 से लेकर 4 आर्टिकल जो है वो किस में है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसमें क्या दिया हुआ है, संघ के बारे में दिया हुआ है ना। तो ये फर्स्ट जो है पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में नागरिकता के बारे में बताया कि भारत में नागरिकता का क्या प्रावधान रहेगा, कितने वर्ष के लिए व्यक्ति है भारत में रहे तभी उसको नागरिकता प्राप्त होगी। देखिए ये सारे चैप्टर्स जो हैं मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाऊंगा, जिसमें नागरिकता पर भी 3 से 4 दिन की क्लासेस रहेगी। तो इस तरह से क्या होगा, ऑल द लेक्चर्स विल बी, है ना, इन डेप्थ आई विल कवर ईच एंड एवरी सेक्शन, बट राइट नाउ एट दिस टाइम आई एम जस्ट कवरिंग सिंपली द पार्ट सो दैट कि आपको एक है ना पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्या क्या हमारे संविधान में दिया हुआ है। तो नागरिकता वाला जो है वो 5 से 11 ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो 5 से 11। तो इस तरह से आपको अनुच्छेद की लिस्ट भी पूरी याद होनी चाहिए। इसके बाद में आ रहा है जो हमने यूएसए से लिया था, अमेरिका से जो हमने लिया था, और वो क्या था, फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब मौलिक अधिकार। और वो कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं, 12 से 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। फंडामेंटल राइट्स का मतलब मौलिक अधिकार है। और 12 से लेकर जो है ना 32 ये तो सामान्य सभी लोगों के लिए, और जो 33, 34 और 35 ये जो 3 आर्टिकल्स हैं ये विशेषकर ना आर्मी के पर्सनल्स और विशेषाधिकार देते हैं कुछ लोगों को, है ना, जो कि है ना पूर्णतः उनके ऊपर कुछ है ना, उनके ऊपर नियम जो है ना स्ट्रिक्ट है। एक आम नागरिक के पास जो शक्तियां कुछ ज़्यादा होती हैं अपने आप को डिफाइन करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, अभिव्यक्ति का अधिकार, वो पूर्णतः जो है ना आर्म्ड पर्सनल्स को या हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स को नहीं है। तो ये सारे अनुच्छेद में 33, 34, 35 में दे रखा है। तो देखिए अगला जो पॉइंट है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसका मतलब क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये हम कई बार बात कर चुके हैं, 36 से 51, 36 to 51। इसके बाद में देखिए ये वाला जो है ना, ये 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय अमेंडमेंट संशोधन 44 में जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। और जब जोड़ा गया था तब केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, मतलब मौलिक कर्तव्य थे, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। तो आप मुझे बताइए कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष में घोषित किया गया था, ऐड किया गया था, और 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है और किस अनुच्छेद के तहत इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आप मुझे 11वें फंडामेंटल, तो वर्तमान में आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आप याद रखना पहले 10 थे, बाद में एक जोड़ा गया, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद में बात आ रही है जो 5वां जो पार्ट है ना, वो पूरी यूनियन गवर्नमेंट, मतलब जो केंद्र में जो गवर्नमेंट बैठती है उससे रिलेटेड, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है, उसके अलावा पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा, राज्यसभा आएगा, और उनकी विधायिक शक्तियाँ क्या हैं, है ना, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है ना, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में इसी यूनियन जो है, यूनियन गवर्नमेंट में ही जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, उसके बारे में ये आर्टिकल दे रखे हैं। और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये तो हमेशा पेपर में पूछा जाता है, 148 से 151 जो आर्टिकल हमारे संविधान में है वो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल मतलब कैग से संबंधित है, जो कि भारतीय सरकार का सीए चार्टेड अकाउंटेंट कहलाता है। तो अब देखिए जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, इसका मतलब संघीय
जो गवर्नमेंट है, शासन है, तो उसमें एग्जीक्यूटिव में तो क्या आएगा, एग्जीक्यूटिव जो लागू कर रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट की मोहर लगती है तो प्रेसिडेंट का एक्सप्लेनेशन इसमें, वाइस प्रेसिडेंट का एक्सप्लेनेशन इसमें, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जो है उच्च सदन के पदेन सभापति होते हैं, और पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री उनके बारे में पूरा इसमें बताया हुआ है, और मंत्री परिषद में भी बताया हुआ है, मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद और ये सब एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, क्योंकि यही क्या है, नियम को लागू करवाने का काम करते हैं। इसके बाद में आती है संसद, जिसके पास विधायिका शक्ति होती है, जो कानून बना सकती है। तो पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, इनकी शक्तियाँ कैसे प्रोसीडिंग होगी उस सब के बारे में बताया हुआ है। अब देखिए लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो 123 आपने सुना होगा, ऑर्डिनेंस पावर कहते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यदि किसी कारण से देश की सरकार, केंद्रीय सरकार ये चाहती है कि अब जो है वो सेशन तो है नहीं, सत्र नहीं है, तो सत्र के ख़त्म हो जाने की वजह से जो है कुछ चीज़ों को उनको टेम्परेरी लागू करना है, तो उस समय अध्यादेश जारी किया जाता है। और ये क्या होता है, ये जब सेशन ख़त्म होता है उसके 6 महीने तक लागू होता है, और उसके बाद उसे है ना विदिन 6 वीक, 6 सप्ताह के अंदर अंदर जो है ना अगले सत्र में उसको क्या है, लागू करवाना पड़ता है, वरना जो है ना अध्यादेश कैंसल या नलीफाई हो जाता है। तो यह अध्यादेश की शक्ति 123 है। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, दिस इज़ व्हाट ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश की शक्ति। इसके बाद में बात आ रही है यूनियन जुडिशरी, केंद्रीय जो है न्यायपालिका, तो वो ये आपको पता है 124 से 147 के बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा वर्णन है। और कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल किन किन संस्थाओं को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, या फिर लोकसभा, राज्यसभा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, संचित निधि जो है उसमें किस तरह से खर्चा हुआ, और उसकी सबकी जो एक पूरा अकाउंटेंसी होता है वो उसको बता सकता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। तो इस तरह से क्या है, ये एक अपनी थर्ड आई के तौर पे काम करता है हमारे जो है सिस्टम में, हमारे भारतीय संविधान के माध्यम से ये पूरी तरह से जो है इस तरह के जो भी लेखा जोखा है उसको पूरा तरह से कंट्रोल करता है, रखता है। मतलब कंट्रोल कुछ नहीं कर सकता, केवल और केवल ये आंकड़ा बताता है, ऑडिट करता है और उसके बाद में रिपोर्ट सबमिट कर देता है, राइट। इसके बाद में बात आ रही है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब राज्य। तो अब क्या बात आ रही है, हमने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि भारतीय संविधान की एक विशेषता क्या है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का एक्सप्लेनेशन है। और राज्यों में कैसे जो है ना एक एक काम होगा, राज्यों में क्या प्रोसेस रहेगा, है ना, और राज्यों में मंत्री परिषद का क्या रहेगा, गवर्नर का रोल क्या रहेगा, मुख्यमंत्री का रोल क्या रहेगा, और विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या रोल रहेगा, ये सभी जो स्टेट गवर्नमेंट में आएगा। तो जनरल बातें बताइए 152 में, 152 आर्टिकल में द एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नर्स और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की बात बताइए। फिर विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके बारे में बताया, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है, राज्यों के अंदर जो उच्च सदन होता है वो विधान परिषद होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और निम्न सदन कौन सा होता है, जिसके लोग व्यक्तिगत रूप से है ना पूरी तरह से चुने जाते हैं, है ना, हमारे आम जनता के द्वारा, तो उसी को विधानसभा कहते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की लेजिस्लेटिव, जिस प्रकार ऑर्डिनेंस देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, उसी तरह से राज्य में यदि कोई अध्यादेश जारी करना है, जैसे हाल ही में आपने सुना था कि है ना केरला ने अपना एक है ना अध्यादेश जारी करवाया, केरल की सरकार ने, तो राज्य भी अपने है ना लोकल लेवल पे, राज्य के लेवल पे जो है ना अध्यादेश जारी करवा सकते हैं, और ये 213 में। तो 123 और 213 ये आपको आर्टिकल ऐसे कैसे याद रखने, राइट। इसके बाद में बात आ रही है जो राज्य में हाई कोर्ट्स हैं उनके बारे में, 214 से 232 आर्टिकल में दिया, 214 से 232 में, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, 168 टू 212, जिसमें लोक विधानसभा और विधान परिषद के बारे में दिया हुआ है। फिर आती है बात सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी आ गए, जो सभी डिस्ट्रिक्ट जिला मुख्यालयों में होते हैं, और उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी होते हैं जो कि है ना तहसील स्तर पे होते हैं। तो ये 4 लेयर में हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, इस तरह से चार लेयर में होता है ना। जैसे भारत के अंदर यदि प्रशासन की बात करें तो एक तो केंद्र, एक राज्य और पंचायती राज्य या शहरी निकाय, तो ये 3 लेयर वाला 3 टायर्ड सिस्टम है, राइट। तो ये 233 से लेकर 237 तक दे रखा है ना सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। अब बात आ रही है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि द स्टेट ऑफ पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ये जो है ना
आपको पता होगा जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरह से राज्य अलग अलग जो है ना लिस्ट बनाई गई थी। आप हिस्ट्री में इस तरह की बातें सुनते होंगे यदि आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है तो क्या हुआ कि 1956 में जो है ना जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो उसके बाद में क्या इसको नलीफाई कर दिया गया था, 238 को खारिज कर दिया गया था, राइट। ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगली बात आ रही है द यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ का मतलब आप समझ गए होंगे, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपने ज़रूर सुना होगा 239 ए, ये दिल्ली को स्पेशल जो है ना स्टेट का दर्जा देता है और केंद्र शासित प्रदेश भी है वो। तो जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, है ना, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी वर्तमान में यूनियन टेरिटरी चल रही है और उनके नाम भी बताइए कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी बताइए। तो उन पर जो लागू होते हैं आर्टिकल भारतीय संविधान में वो ये हैं। अब पंचायत जो है ना ये तो बाद में ऐड किया गया था, आपको याद आ रहा होगा पंचायती राज जो है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था और 243 ए से लेके 243 ओ अलग अलग प्रावधान पूरे किस तरह से पंचायती राज बनेगा, सरपंच का क्या रोल होगा, पंच का क्या रोल होगा, निर्वाचन आयोग किस तरह से चुनाव करेगा पंचायत लेवल पे, तो सरपंचों के चुनाव से संबंधित। और इनको जो है ना लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं ना, केंद्र मतलब क्षेत्रीय सरकार, है ना, क्षेत्रीय सरकार इन्हें कहते हैं। पंचायत जो है वो केवल विलेज में रहती है। म्युनिसिपैलिटीज़ जो हैं वो 243 पी से ZG ये जो है शहरी निकाय हैं, शहरी निकाय, राइट। तो इसके बाद में देखो ये भी बाद में ऐड किया गया है ना, अमेंडमेंट के बाद 73वें संविधान संशोधन। म्युनिसिपैलिटीज़ जो शहरी निकाय वो 74वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया, 74th है ना, 74th। और अच्छा आपको ये भी बात पता होगी कि पंचायती राज जो है कौन से शेड्यूल या अनुसूची में है, तो ये 11वीं अनुसूची में है और म्युनिसिपैलिटीज़ 12वीं अनुसूची में, 12th शेड्यूल में। तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आपको मैंने थोड़ी देर कुछ ही दिन पहले ये बहुत जो पॉइंट बोल रहे हैं ना अभी थोड़ी देर पहले, ये सभी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। 97वां संविधान संशोधन के तहत जो है सहकारी समितियाँ, इनको जो है ना भारतीय संविधान में ऐड कर दिया था। और इसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया कि किस प्रकार लोग जो है ना एक दूसरे के साथ एक समूह या ग्रुप बना के जिसको ज़रूरत है उसको बहुत ही कम दर पर, ब्याज दर पर वो अपना पैसा लोन पे दे सकते हैं ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहाँ से कहाँ तक दे रखी हैं, 243 ZH से ZT तक। तो ये क्या है, बहुत सारे इसके बारे में आर्टिकल्स इसमें ऐड किए गए। तो ये 97वां संविधान संशोधन, म्युनिसिपैलिटी जो है वो 74वां जिसमें शहरी निकाय, और 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को ऐड किया गया। अब बात आ रही है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, जो विशेष एरिया, विशेष क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जिनके अंदर है ना कई तो एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें बिना इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी व्यक्ति एंटर नहीं हो सकता। तो ये 244 ए तक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट आ रहा है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। स्टेट और यूनियन के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, है ना, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण करेंगे, कैसे केंद्र जो है वो अपना नियंत्रण राज्यों के ऊपर रखेगा, और उसमें भी केंद्र की क्या लिमिटेशन है कि वो किस हद तक जो है ना राज्यों के मामले में दखल दे सकता है। इन सभी के रिलेशन के बारे में जो है वो पार्ट 11 में दे रखा है, राइट। और आपको ये बात समझ में आ गई, एक बार फिर से देख लेते हैं। पंचायती राज 9th पार्ट में है, म्युनिसिपैलिटीज़ 9th A में है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 9th B में है, द यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8th में है, 8 पार्ट में। तो ये आपको पॉइंट ऐसे याद रखने होते हैं, जो ये सारी बातें ना ये। और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया जो है स्पेशल जो क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, है ना, जनजातीय क्षेत्र हैं, तो उनको 10th अनुसूची में रखा गया है ना। अब देखिए इसमें लेजिस्लेटिव रिलेशन भी होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब प्रशासन को संभालने का भी, और विधायिक जो संबंध है वो दोनों ही जो दे रखे हैं वो 11th पार्ट में दे रखे हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 11th ये जरूर याद रखना। 12th जो पार्ट है उसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट की किस तरह से गवर्नमेंट ये सब करेगी, कैसे अपना फाइनेंस मैनेज करेगी, बोरोइंग्स कैसे लेगी, है ना, बोरोइंग्स वाला पूरा प्रोसेस है ना। और ये इकोनॉमिक्स में भी हम लोग समझते हैं कि कैसे किस तरह से उधार लेगी, कहाँ से उधार ले सकती है, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, है ना, प्रतिभूतियाँ हैं, और ऑब्लिगेशन और सूट। तो ये सभी जो है वो ये हमको
12th पार्ट में दे रखा है। इसके बाद में ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि किस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्य से ट्रेड करेगा, व्यापार करेगा, इन सभी के बारे में 9th जो है, इन सभी के बारे में 13th पार्ट में दे रखा है 301 से 307। देखो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा ना मैं बीच बीच में बताता रहूँगा आपको। अब देखिए जो पार्ट 4th है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, की कौन कौन सी सर्विसेज सेवाएं दे सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके थ्रू जो है ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, जैसे हरियाणा में अपनी अलग रिक्रूटमेंट बॉडी है, HSSC, HPSC, RPSC राजस्थान में, UPSC है, HPSC है हिमाचल प्रदेश में। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना वो 315 से 323 में दे रखा है। तो आपको पता होगा 315 आर्टिकल के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी में दे रखा है UPSC, जो केंद्रीय समिति है जो कि रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन करने का काम करती है ना, जो भी रोजगार देने का काम करती है, IAS, IPS, तो वो 315 में UPSC के बारे में दे रखा है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आप मुझे 312 के बारे में क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, आर्टिकल 312। तो आर्टिकल 312 में क्या दिया हुआ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और 315 आपको क्लियर हो गया होगा। 315 एक आर्टिकल पूछा जाता है 124, तो ये देखते ही आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट से संबंधित क्या है, अध्यादेश की शक्ति क्या है राष्ट्रपति की, तो 123 है। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति क्या है, 213 है। तो ये अनुच्छेद किस में है, इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं ना, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने जरूर सबने नाम सुना होगा, यदि आप अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं तो NGT इसका नाम सुना होगा आपने। मैं वापस लिख देता हूँ, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। या आपने देखा होगा कि कभी भी जो है ना, जैसे कावेरी ट्रिब्यूनल, तो कावेरी नदी जो है उसके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए क्या है, विशेष एक जो है ना जज बैठा दिया है वहाँ पे, और उसकी केवल है ना अलग से जो है पूरा जो भी न्याय व्यवस्था होगी उसकी अलग से होगी। जिस प्रकार जो है ना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट से अलग एक बॉडी बना दी है, और वो ये देखेगा कि यदि कोई भी कंपनी अपना बिजनेस ओपन कर रही है और यदि वो एनवायरनमेंट को हाशिए पे रख के कर रही है, मतलब पर्यावरण के साथ जो है ना वो बिल्कुल काट के, पेड़ों को काट के है ना वातावरण को ख़राब करके काम कर रही है, तो NGT जो है ना उसको सैंक्शन नहीं देगी, उसको है ना मतलब उसको अलाउ नहीं करेगी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो जज चल रहे हैं हेड, वो कौन है, उनका नाम बताइए। तो ट्रिब्यूनल समझ में आ गया होगा, ये विशेष प्रकार की अदालतें होती हैं जो विशेष प्रकार के प्रावधानों पर काम करती है, ट्रिब्यूनल्स। तो ये किस में दे रखा है, 4th A में। अब देखिए 15 पार्ट जो 15वां है उसमें क्या दे रखा है, चुनाव। और इस चुनाव में सभी आगे, भले ही वो केंद्र लेवल पे है, भले ही वो निर्वाचन आयोग है, भले ही वो राज्य निर्वाचन आयोग है, तो उन सभी के इलेक्शन के बारे में। तो ये 324 बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये किससे संबंधित है, चुनाव से। लेकिन पूरा कंप्लीट आर्टिकल सेट कहाँ से कहाँ तक है, 324 से लेकर 329A तक। ठीक है, तो ये बात एक आपको याद रखनी है। स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जो विशेष क्लासेस हैं ना, जैसे SC, ST, OBC, तो इनके बारे में विशेष जो है ना प्रोविज़न, प्रावधान दे रखे हैं कि मतलब जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनका जो क्षेत्र है, कि जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं वो उनका फिक्स रिजर्व क्षेत्र होता है। महिलाओं का भी आजकल फिक्स रिजर्व क्षेत्र होता है, जैसे राजस्थान ने अपना महिलाओं का रिजर्व क्षेत्र किया हुआ है 33% है ना, किसमें, सरपंची वगैरह के चुनाव में। तो इस तरह से सभी राज्यों ने अपने अलग अलग प्रावधान किए हुए हैं। और उसी प्रकार कि किस प्रकार प्रमोन्नत किया जाएगा, उन्हें प्रमोट कैसे किया जाएगा, SC ST में जो कैटेगरी में जो लोग होते हैं उनका प्रमोशन जल्दी होता है, फास्ट होता है, तो वो प्रोसेस भी वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब आ रही है बात ऑफिशियल लैंग्वेज की। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि पार्ट 16 जो है उसमें 330 से लेकर 342 तक ये आपको दे रखा है, स्पेशल प्रोविज़न फॉर विशेष सर्टेन क्लासेस, विशेष वर्गों को। ठीक है, भाषा का जो, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है भाषा है ना, जो देश की भाषा है उसको क्या, कौन से अनुच्छेद, कौन से पार्ट में दे रखा है, तो आप बता सकते हैं कि ये
जो है 17th पार्ट में दिया हुआ है। तो लैंग्वेज ऑफ यूनियन क्या होगी, रीजनल लैंग्वेजेस क्या होगी, लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वो आपको पता है कि नॉर्मली इंग्लिश में प्रोसीडिंग होती है। और स्पेशल डायरेक्टिव्स, ये सभी को क्या है, ये 343 से 351 में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 17th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी जो है, आपातकालीन प्रावधान जो है, ये एग्ज़ाम में फिक्स क्वेश्चन है, 352 से 360 के बीच में है। और ये 18वें पार्ट में, यदि आपसे कभी पूछा जाए कि है ना आपातकाल का प्रावधान कौन से पार्ट में दिया हुआ, तो आप बताएंगे 18th पार्ट में दिया हुआ। मिसलेनियस, कुछ विविध प्रकार के जो सेक्शन है वो 9th में दे रखे हैं, 361 टू 367। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 20, ये क्या लिखा है, 20 है ना, एक्स और एक्स लिखते हैं रोमन में, तो 20 होता है इसका मतलब। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो संशोधन की शक्ति है 368 है ना, जिसको हमने साउथ अफ्रीका से लिया है कुछ हद तक, तो यही संविधान संशोधन की शक्ति जो है वो 368 आर्टिकल में, ये याद रखना है। और कौन से पार्ट में, 20वें पार्ट में है, राइट। इसके बाद में जो है जो 21 आर्टिकल है वो टेम्परेरी ट्रांजिशनल, मतलब कि ट्रांजिशनल का मतलब जो जिसमें ना परिवर्तनशील होता है, जो ट्रांजिशनल है। और स्पेशल प्रोविजंस, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट में जो है कुछ स्पेशल टाइटल्स हैं, कुछ लोगों को कमेंसमेंट, ऑथोरेटिव टैक्स। और आपको याद आ रहा होगा 394 आर्टिकल 394 के बारे में मैंने बताया था कि जब 26 नवंबर 1949 को भारत के जो 16 आर्टिकल लागू हुए थे उनमें से एक ये था। और 395 ये बोलता था कि अगले 15 जो है ना वो आज ही से लागू हैं। और उसके 2 महीने बाद, मतलब 26 नवंबर 1950 को भारत जब गणतंत्र बना तो सभी 395 आर्टिकल जो है ना भारत के पूरी टेरिटरी पर लागू हो गए। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार क्या है कि लगातार संविधान में संशोधन होता रहता है, तो बीच बीच में हमने आर्टिकल्स को ऐड किया है। जैसे सहकारी समिति का मैंने बताया था 97 संविधान संशोधन के तहत 9th B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया गया है ना, सहकारी समितियों को। उसी तरह से 7th अमेंडमेंट करके जो है ना, आपको याद आ रहा होगा 7th अमेंडमेंट करके जो है ना रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत है ना, आपको पता होगा ना भाषाई आधार पर, तो B वाले पार्ट को डिलीट ही कर दिया था। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से 238 जो है ना, मैंने आपको ये बताया था ना 238 को जो है वो डिलीट कर दिया था। ये देखिए, ये इसको डिलीट कर दिया था। तो ये बात मैं आपको पहले बताई थी, है ना। तो इस तरह से क्या है कि जब है ना भाषाई आधार पर चेंज हो गया तो बी वाले वर्गों के जो राज्य थे उनको हटा दिया गया। तो इस तरह से क्या है, वर्तमान में लगभग जो है ना 26 कितने भाग हो गए, पहले 22 थे, आज की तारीख में कितने पार्ट हैं हमारे संविधान में, क्योंकि संशोधन होने के बाद में, तो आप बताएंगे कुल 26 पार्ट हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मैं आपसे थोड़ी सी और चर्चा करूँगा जो कि है ना कुछ जो है ना 40-50 के करीब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, जो आपको है ना पॉलिटी के अंदर है ना, ये मान लो कि यदि पॉलिटी का सेक्शन तो 20 से 30% सेक्शन तो इसी पे आता है कि पार्ट्स कौन से हैं और कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल का नाम देके बोलेगा कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है, या फिर ये बोल सकता है कि उसके जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में दिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन अब हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस, बहुत ही शॉर्टकट में हम लोग देखेंगे एट ए ग्लांस। तो देखिए, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन, जो केंद्र है, जो संघ है, उसका नाम और टेरिटरी के बारे में क्या रहेगा, तो ये फर्स्ट आर्टिकल में दे रखा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सेकंड आर्टिकल में क्या दे रखा है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेमिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, उसकी बाउंड्री को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, मतलब किसी और राज्य में कोई क्षेत्र देना है तो वो दे सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है इसमें 3 आर्टिकल में, थर्ड आर्टिकल में दे रखी है। और उसके बाद में आपको पता है 5 से 11 में तो सारे के सारे नागरिकता वाले प्रावधान है, तो ये हमने बात कर ही ली थी, जो कि पार्ट 2 में है ना, संविधान के पार्ट 2 में। लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। डेरोगेशन का मतलब कि फंडामेंटल राइट्स की जो है ना दुर्भावना नहीं कर सकते, और फंडामेंटल राइट्स जो है ना इनकंसिस्टेंट, पूरी तरह से लागू है ना, उसके बारे में। तो ये 13th जो है आर्टिकल में दिया हुआ है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ,
कानून के समक्ष समानता 14 आर्टिकल में आता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन कि आर्टिकल 15 में क्या बताया हुआ है। और आपको ध्यान आ रहा होगा कि एक बहुत शानदार मूवी अभी हाल ही में 2019 में रिलीज़ हुई थी आर्टिकल 15, तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने वो पूरी मूवी देखी है आर्टिकल 15, तो आप ये भी बताइए मुझे कि आर्टिकल 15 में एक्टर कौन है, किस एक्टर ने, बहुत ही लाजवाब एक्टर है वो, है ना, और बहुत ही टैलेंटेड मल्टी और वर्सेटाइल एक्टर ही इज़। और आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है ये बात ज़रूर बताइए। और कानून के समक्ष जो है समान है सब लोग, ये आर्टिकल 14 में दे रखा है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी मैं आज डिस्कशन कर रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम के लिए इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, है ना, इट इज़ इनएविटेबल, इट विल बी इन योर एग्जामिनेशन, है ना। तो देखिए 16वें आर्टिकल में बात कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर मिलेंगे, नो मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना, इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो सरकार है वो सभी को समान अवसर देगी। अब आप बोलेंगे समान अवसर देगी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को तो विशेष अधिकार मिल रहे हैं, तो देखिए उन कैटेगरीज़ में जो लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थे, ताकि वो, है ना, भारत देश के सभी लोगों के समान लेवल पे आ सकें, वो मेन स्ट्रीम लाइन में जुड़ सकें, मुख्य धारा में जुड़ सकें, इसलिए उनको कुछ विशेषाधिकार दिए हैं, है ना। तो वो स्पेशल केसेस हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन वो भी इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव राइट्स टू प्रॉस्पर, सभी को, है ना, विकास करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। आपको पता होगा कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, अस्पृश्यता का विनाश करना है, ख़त्म करना है उसे, अस्पृश्यता, है ना। आपने देखा होगा पिछले दिनों में ऐसा भी देखा गया, जब भारत आज़ाद हुआ था तो छुआछूत वाली बहुत ज़्यादा समस्या थी कि इसको छुएंगे ना तो पूरा घर दूषित हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता था, कुछ कैटेगरीज़ के लोगों को बिल्कुल साइडलाइन रखा जाता था। तो लेकिन, है ना, आज की तारीख में इस तरह की जो परिपाटी को ख़त्म करने के लिए भारतीय संविधान में बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान डाले गए हैं, और इसीलिए आज की तारीख में हमारे समाज में इक्वालिटी लगातार बढ़ती जा रही है। 19th आर्टिकल जो है, प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, स्वतंत्रता मिली है, बोलने की स्वतंत्रता, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, ये, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये देखो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपातकाल लागू होता है ना, आपातकाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया मुझे, आप बताइए आपातकाल कौन से पार्ट में है और आपातकाल किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक दिया हुआ है, आपातकाल इमरजेंसी। तो देखिए 21वां तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, और ये हमने जापान से लिया है। तो पर्सनल लिबर्टी, और स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है ना। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर है। और इसी में क्या बाद में 21A जोड़ा गया था, इसका मतलब है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 6 से 14 साल के बच्चों को, और इसी को जो है ना फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया। और जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है 6 से 14 साल के बच्चों को जो है ना पूर्णतः या शिक्षा मिलेगी, और इसके लिए जो है ना जितने भी अभिभावक हैं, जो भी आसपास के लोग हैं, वो, है ना, उनको किसी भी हैज़ार्डस काम में नहीं लगा सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए 25वां जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, मतलब आप अपने मत को प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने आचरण कर सकते हैं, कोई भी चाहे धार्मिक प्रोफेशन यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये 25वें आर्टिकल में दिया हुआ है। 30वें आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं कोई शॉर्टकट यूज़ करने वाला हूँ, आगे आने वाले समय में मैं आपको एक फंडामेंटल राइट्स के एक पॉइंट को इन डेप्थ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यू शुड स्टे ट्यून विद मी, और आपको जो है ना पॉलिटी में कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो बाहर आ जाएगा। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों और हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक भी एग्ज़ाम की डेट ना आ पाए, लेकिन इस समय में आप अपने समय का इतना अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं कि आप जो है कम से कम जितने भी एग्ज़ाम्स में सब्जेक्ट आते हैं ना उसमें पारंगत हो सकते हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम आएगा आप पहले स्टैंस में क्लियर कर जाएंगे, और दूसरे लोग जो इस अच्छे समय में, अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, इस अच्छे समय में जो है ना आप जो है ना
वर्सेटाइल हो सकते हैं सभी सब्जेक्ट में, तो आपको जो है ना बहुत जोर या पेन लेना चाहिए इस समय में। इसका तो ऐसा भरसक सदुपयोग करिए और है ना कोशिश करिए कि जो मैं लेक्चर्स पढ़ाता हूँ उनको पूरा पूरा सुनिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक भी सेक्शन इससे बाहर आ जाएगा ना। आई मेक यू एश्योर, राइट। तो देखिए, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे मदरसा वगैरह का लिए अलाउ है मुस्लिम्स को, सिख को, लोगों को, है ना। जैनिज़्म भी आजकल जैन लोग भी माइनॉरिटीज़ में शामिल कर लिया है, और वो अभी हाल ही का लास्ट रिलीजन था जो पिछले समय में जैन को भी जो है ना माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यकों में शामिल कर लिया गया। तो देखिए, एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो उनको अधिकार है कि वो अपने है ना शैक्षिक संस्थान लगा सकते हैं। 31C क्या कहता है? सेविंग द लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो कुछ जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको बचाता है, सेव करता है। आपको पता होगा 31वां रिमेनिंग जो था ना 31A और 31B, इसको खारिज कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये संपत्ति के अधिकार थे, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन सरकार की है ना, सरकार जब भी कुछ डेवलपमेंट की कोशिश करती थी तो फिर क्या करते थे, लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देते थे, और इसके कारण कभी भी सरकार जो है ना वो कोई भी संपत्ति को पजेस नहीं कर पा रही थी, ना रेल नेटवर्क, ना रोड नेटवर्क, ना ही कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है ना लग पा रही थी। इसलिए क्या है, उसे लीगल राइट बना दिया गया, और सरकार जितना मुआवजा देगी उस ज़मीन का या उस संपत्ति का, वो सरकार दे सकती है। तो इस तरह से क्या है, 31A और B को खारिज कर दिया गया और उसको 300A आर्टिकल में डाल दिया गया, और यही क्या है, लीगल अधिकार है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। तो देखिए, पहले क्या होता था, पहले सारे के सारे लोग है ना सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 के तहत है ना कोई भी व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का सीधा दरवाज़ा खटखटा सकता है कि मेरे संपत्ति का जो अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं ये लोग, है ना। गवर्नमेंट पर भी वो क्लेम कर सकते थे, लेकिन अब जो है इसको इसीलिए सुधार करने की आवश्यकता थी देश के विकास के लिए। इट वॉज वेरी नेसेसरी स्टेप, राइट। तो उसके बाद में आ रही है बात 32वां, रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, हीबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, मेंडेमस मतलब परमादेश, प्रोहिबिशन इसका मतलब है प्रतिषेध, इसके बाद में आता है सर्टियोरी, उसका मतलब होता है उत्प्रेक्षण, है ना। और क्वो वारंटो होता है अधिकार प्रच्छा की, सभी को अधिकार पूछने का, है ना। सुप्रीम कोर्ट को, ऊपरी कोर्ट को अधिकार है कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिकार के आधार पे किसी भी अधिकारी ने या किसी भी बॉडी ने क्या काम किया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है। तो ये जो 5 जो रिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का। मैंने कई बार प्रश्न पूछा है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इस प्रश्न का आंसर कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। अभी तक आप लोगों में से किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, सर्च करके बताया करो। 38, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो 38वां जो है, अब राज्य के नीति निदेशक तत्व आ गए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है। तो स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, कि राज्य जो हैं, भले केंद्र है भले राज्य हैं, स्टेट्स है ना, देश के जो स्टेट्स हैं, वे सभी लोगों के कल्याण में भरसक कोशिश करेंगे। ये 38वां कॉन्सेप्ट है, और ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो राज्य के नीति निदेशक तत्व, उनको 3 भागों में बांटा गया है। गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी के जो विचार थे वो। सेकंड था सोशलिस्टिक, इसका मतलब समाजवादी, और तीसरा था लिबरल इंटेलेक्चुअल, मतलब कि बौद्धिक उदारवाद। इस तरह से जो है ना हमने नीति निदेशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है ना। तो हम लोग जब राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे तो एक पॉइंट को इन डेप्थ हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट भी गांधी जी ने ही बहुत समय पहले रखा था, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया था अपने जो है समय में। यूनिफॉर्म सिविल कोड्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश के प्रत्येक नागरिक, जैसे चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी में ना समान कानून लागू होने चाहिए। जैसे आज भी आपको पता है कि हिंदू लॉ कोर्ट होता है ना, मुस्लिम लॉ बोर्ड होता है, तो उसके अनुसार न्याय दिया जाता है। लेकिन ये देखिए, एक बात फिर से मैं बता देता हूँ, लास्ट लेक्चर्स में बताइए कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनका उद्देश्य क्या है। वो आज की तारीख में कुछ नियम लागू नहीं हुए हैं, परंतु भविष्य में जैसे जैसे भारत ग्रोथ करेगा, यहाँ के लोगों में बौद्धिक
उदारवाद विचारधारा जब प्रॉस्पर होगी, विकास होगा, तब जो है ना हम इस प्रकार के आदर्श मूलक तत्व जो हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उन्हें भविष्य में अपने देश में लागू कर सकेंगे। और इसीलिए देखिए इतनी दूरदर्शिता के साथ में भविष्य को देखते हुए जो है ना हमारे संविधान सभा के जो सदस्यों ने इन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व लाए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं, ये बात आपको पता होगी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। 45वां जो आर्टिकल है वो है प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द 6, है ना, बिलो द एज ऑफ 6। तो इनको जो है ना अर्ली चाइल्डहुड केयर का मतलब क्या है कि सभी बच्चे को जो है ना, क्योंकि देखो देश में जब हमारे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हुए हैं, यदि वो सुपोषित होंगे, उनका पोषण प्रॉपर मिलेगा, उनकी केयर होगी, तभी क्या है वो एक सक्षम जो है यंग यूथ बन पाएंगे। और इसीलिए क्या है हम लोग बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कई बार आपने मदर का सुना होगा, जो भी मदर कुपोषित होती है तो उनको आयरन की टैबलेट आजकल बचपन से ही दे रहे हैं, ताकि उनके बच्चों में जो है जब उसका चाइल्ड डिलीवरी का समय आए तो ऐसा ना हो कि उसके अंदर खून की कमी हो और है ना किसी कारण से जच्चा या बच्चा, मदर या बच्चे की डेथ हो जाए या कुपोषित बच्चा है। तो इसीलिए क्या है आज की तारीख में सरकार पूरी तरह से ना इन पर भी लगी हुई है और पूरा केयर का ध्यान रखती है छोटे बच्चों का, है ना। आपने सुना होगा जो गर्ल्स होती हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनको जो है ना आयरन की टैबलेट्स दी जाती है। कितने लोगों को ये पता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा होता है ना। 46 प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। जो भी वीकर सेक्शन है उन सभी को क्या है विशेष जो है ना प्रोत्साहन मिलेगा शैक्षिक और आर्थिक गतिविधियों में, है ना, किसके, शेड्यूल्ड कास्ट जो है मतलब कि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए। अब 50 जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 50th आर्टिकल किससे रिलेटेड है, याद रखना, एग्जाम में आया हुआ है कई बार। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब ये कि विधायिका जो है ना वो कभी भी जुडिशरी के कंट्रोल में नहीं होगी, ना ही है ना। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के क्षेत्रों को अलग अलग रखना है ताकि क्या हो सके, इंटरडिपेंडेंट होकर स्वतंत्र रूप से काम कर सके और एक दूसरे के ऊपर नज़र रख सके, है ना। कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश ना करे, दायरे को ना तोड़े। 51 आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भारत ने भविष्य में देखते हुए 51 भी क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही आता है, आपको पता है ना, 36 to 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति की हमेशा कल्पना करते हैं, हमेशा परिकल्पना रखी है ना, और हमेशा सिक्योरिटी की बात करते हैं। भारत ने ये भी प्रावधान है कि भारत आगे होकर कभी भी किसी देश के ऊपर अटैक नहीं करेगा। इंडिया विल ऑलवेज प्ले एज अ डिफेंसिव रोल इन द वर्ल्ड सिनेरियो, है ना। हमेशा जो है वो केवल डेटरेंस पावर रखेगा, मतलब अपने आप को अटैकिंग मोड में नहीं लाएगा कभी भी। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपको पता ही है, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, मौलिक कर्तव्य, और ये हमने रशिया यूएसएसआर से लिए थे। 51A 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। जो राष्ट्रपति होता है उसकी क्लेमेंसी पावर, कि वो किसी भी जो दंडित किया गया व्यक्ति है या जिसे मृत्यु दंड दे दिया गया है या जिसे ना लाइफ टाइम के लिए कारावास दिया गया है, उसकी सरकार उसकी सज़ा को जो है ना उसके इक्वल किसी और सज़ा में कन्वर्ट कर सकता है राष्ट्रपति साहब, या फिर उसे कम कर सकता है ना। तो इसको बोलते हैं, या फिर उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है। तो अभी आपने देखा होगा निर्भया वाला जो केस था, निर्भया कांड में बार बार राष्ट्रपति के पास गुहार लग रही थी, कभी एक की लगती है, फिर दूसरे की लगती है, फिर तीसरे की लगती है, और इस तरह से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने डिले कर दिया था। 2012 के केस का फैसला अब जाके आया था, तो जो है ना अभी 2020 में। तो देखिए इस तरह से क्या है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो जो है उनको क्लेमेंसी का मतलब क्षमादान कर सकता है। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति केवल और केवल किसके एडवाइस पे काम करेगा भाई, जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल जैसा बोलेगा ना उन्हीं की मदद और उन्हीं की सलाह पर काम करेगा। ये आर्टिकल 74 में दे रखा है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आर्टिकल 61 में क्या दिया हुआ, आर्टिकल 61 में क्या दिया है। आर्टिकल 61 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर्च करके। ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी रहेगी कि वो जो है ना लगातार जो है राष्ट्रपति को मैसेज देता रहे, इन्फॉर्मेशन देता रहे कि अभी क्या क्या गतिविधियां हम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनी बिल धन विधेयक 110 में आता है, ये तो हमेशा क्वेश्चन पूछा था, धन विधेयक 110 में। धन विधेयक और वित्त विधेयक ये सब हम लोग बहुत ही डेप्थ में पढ़ने वाले आगे, तो आप जो है कनेक्टेड रहे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहीं पर भी बजट शब्द का यूज़ हमारे संविधान में नहीं हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल है ना, वार्षिक वित्तीय वाक्यांश,
तो ये जो है ये 112 में दिया हुआ है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, पूरा समझा दिया मैंने थोड़ी देर पहले। ऑर्डिनेंस का मतलब कि अध्यादेश है ना, और 213 में गवर्नर के पास अध्यादेश की शक्ति। 143 143, देखो इसको आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। I1 का मतलब आई लव, लव में 4 वर्ड होता है, आई लव यू है ना, आई लव यू। आई लव यू क्या कि राष्ट्रपति प्यार करता है सुप्रीम कोर्ट से, क्यों? क्योंकि वो उसको क्या देता है, सजेशन देता है। तो देखिए कभी भी राष्ट्रपति को लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से उसको सलाह चाहिए किसी विशेष मैटर पे, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है। 143 आर्टिकल कई बार एग्जाम में आया, 123 एग्जाम में कई बार आया, 110 एग्जाम में कई बार आया। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर को जो अपॉइंटमेंट का काम है वो केंद्र सरकार का है, तो वो 155 में 155 में दिया है। पावर ऑफ गवर्नर टू गवर्न, जिस प्रकार से 72 में राष्ट्रपति के पास शक्ति है उसी प्रकार गवर्नर के पास में 161 की शक्ति है। लेकिन कभी भी ये है ना मृत्यु दंड को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता, उसके लिए उसे राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। ये जो विशेष प्रावधान है ना उसको हम लोग आगे क्लीमेंसी पावर को चर्चा कर देंगे। देखिए एक शब्द बताता हूँ मैं आपको, मैं इंग्लिश के भी बहुत अच्छे से लेक्चर लेता हूँ, आप चाहें तो मेरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। आप जो है ना, जो भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा। और मैं तमाम अलग अलग सब्जेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, तो आपको इन डेप्थ इंग्लिश की वोकैबलरी, ग्रामर, उन सभी को मैं रेगुलर कवर कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर जो है ना अपने मित्रों में ये इसको शेयर करें, है ना। यही मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, सो दैट कि भाई मेरी जो रिक्वेस्ट ये इसलिए है ताकि क्या मुझे जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे उतना ही मुझको एंटरटेन होगा। और आप ज़रूर सभी लोग है ना मेरी प्लेज यू, आई रिक्वेस्ट यू दैट यू मस्ट आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट कि लोगों को मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई आंसर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए पावर ऑफ द गवर्नर 161 में दिया हुआ है, किसका? क्लेमेंसी। देखो एक वर्ड आता है क्लेमेंसी, क्लेमेंसी, क्लेमेंसी का मतलब होता है क्षमादान, है ना। और ये क्लेमेंसी वर्ड कहाँ से है? क्लेमेंट एटली, क्योंकि क्लेमेंट एटली ने भारत को, देश को स्वतंत्रता के लिए फाइनली फरमान जारी किया था। क्लेमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी के थे, कहाँ के? इंग्लैंड के। तो उन्होंने कई सारे देशों को है ना स्वतंत्र किया था उस समय, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था जब वो आएंगे, जब वो देश में आएंगे जीत कर, तो वो कई जो उपनिवेश देश है उनको स्वतंत्र करेंगे, और उन्होंने वो सारे प्रॉमिस पूरे किए। इसीलिए क्लेमेंसी क्लेमेंट एटली से बनाए, जिसका मतलब होता है कि वो क्षमादान कर रहे थे, सबको है ना फ्री कर रहे थे, स्वतंत्र कर रहे थे, राइट। अब आ रही है बात, है ना, ड्यूटीज ऑफ, है ना। अभी देखिए 163 में क्या है, 163 में गवर्नर जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है गवर्नर को क्या देंगे? एडवाइस देंगे। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा है, पढ़ाया आपको कि मंत्रिमंडल जो राष्ट्रपति को अपना सजेशन देगा, एड एंड एडवाइस देगा, तो वो कौन से अनुच्छेद में? आपको क्या याद है क्या? मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस तरह से क्या है आपको एक एक पॉइंट है ना दिमाग में सेट और याद रखना है। 163 में तो क्या दे रखा है? गवर्नर का। तो आप बताइए राष्ट्रपति को जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो सजेशन देते हैं वो कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का जो ड्यूटीज है रिगार्डिंग द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। तो सिमिलरली उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो है इंफॉर्मेशन देता है, वैसे ही गवर्नर 167 के तहत, है ना। और गवर्नर जो है 163 के तहत जो है गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मदद करेंगे और सलाह देंगे। 169 एबोलिशन ऑफ और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर जब से अलग हो गया है उसके बाद में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, इसके अलावा कर्नाटका, है ना, इन राज्यों में, और आंध्र प्रदेश का तेलंगाना, तो इन सभी में जो है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल है। मतलब क्या है? विधान परिषद है। तो यदि किसी राज्य में विधान परिषद को लाना है, जैसे राजस्थान में नहीं है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में बिल ऑलरेडी पारित हो रखा है, तो उड़ीसा में भी बिल पारित हो रखा है, तो इस तरह से क्या है, ये चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होनी चाहिए, है ना। तो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद यदि बनाना है तो उसके लिए 169 के तहत नहीं बनाई जा सकती है। आर्टिकल 200 क्या कहता है? एसेंट टू बिल्स बाय गवर्नर, है ना, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर। कुछ बिलों को, है ना, मतलब एसेंट का मतलब होता है एग्री, या मतलब उन्हें हाँ कह देना, है ना, एग्री कर लेना कुछ बिल पे। और कुछ बिल पे जो है ना, यदि उसको लगता है कि अभी है ना
ये मैं डिसीजन नहीं ले सकता, या ये राज्य जो है ना केंद्र के अपोज में काम कर रही है, केंद्र के खिलाफ काम कर रही है, तो केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकार काम कर रही है, तो वो बिल जो है ना एक बार वो राष्ट्रपति को सौंप सकता है और राष्ट्रपति उसके ऊपर है ना सजेशन लेके फिर से रीफॉरवर्ड करता है। तो यह भी पावर है कि वो है ना गवर्नर राष्ट्रपति को ये सौंप सकता है सजेशन लेने के लिए या उसका फैसला सुनने के लिए। 213 मैंने आपको बता ही दिया था कि गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर है। 226 जो है ये आपको पता ही है, हाई कोर्ट्स इश्यू सर्टेन रिट्स। जिस प्रकार 32 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट्स कुछ रिट देता है, वैसे ही हाई कोर्ट के पास भी जो है ना कुछ रिट्स वाले प्रावधान है जिसमें है ना वो राज्य के लोगों को शक्ति दे सकते हैं। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी थी और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आता है। स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली से रिलेटेड जो विशेष जो प्रावधान है ना, दिल्ली को विशेष दर्जा दिया हुआ है, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं, है ना, और वो एक राज्य की तरह से उसको है ना सेमी स्टेट भी कह सकते हैं। तो ये 239 AA में। 249 में पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये 249 में कभी भी जो केंद्र में जो संसद है वो राज्य सूची में भी किसी मैटर पर है ना विधायिका या विधेयक ला सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है। यदि उसे को लगता है कि किसी राज्य में इसकी आवश्यकता और वो लोग नहीं बना रहे हैं तो केंद्र सरकार उसे बना सकती है ना। तो ये पावर जो विशेष पावर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 249 भी। और 349 तो दिल्ली से संबंधित है ही, और ये पावर ऑफ रिट्स ऑफ हाई कोर्ट्स, राइट। 226 262 एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। ये देखो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सुना होगा कई सारी नदियां हैं, कई सारे हमारे इंटरनेशनल विवाद भी हैं नदियों के ऊपर। तो जैसे कावेरी डिस्प्यूट अब तक का सबसे लंबा डिस्प्यूट है। आप मुझे बताइए कौन कौन से 4 राज्य और यूनियन टेरिटरी इस कावेरी डिस्प्यूट का भाग है। और ये जो है ना स्पेशल ट्रिब्यूनल के तहत इसको कावेरी ट्रिब्यूनल अलग से बना दिया है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, और उसके फैसले जो है ना वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में नहीं चर्चा होती है, विशेष न्यायिक अदालत होती है, विशेषा न्यायिक अदालत जिसे ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, उसके तहत उनका जो है वर्डिक्ट या फैसला आता है, राइट। प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो किससे बनेगी, ये 263 में। इंटर स्टेट का मतलब राज्य और केंद्र के बीच में, या है ना जो भी डिस्प्यूट है। देखिए केवल वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट है वो तो किस में दे रखा है, 262 में। इसके अलावा किसी राज्य केंद्र में या फिर किसी एक यूनियन टेरिटरी और किसी एक राज्य में या 2 राज्यों में या केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद है तो उसका सुलटारा कौन से आर्टिकल अनुच्छेद के तहत होगा, 263 में उसके प्रावधान दिए हुए हैं। देखिए 262 और 263 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, याद रखना। मैं एक बार फिर से आपको कमेंट कर देता हूँ, 262 एंड 263 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 265 क्या बोलता है, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज सेव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ऐसा कभी नहीं होगा यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने टैक्स आरोपित नहीं किया है तो मन मर्जी से कोई भी टैक्स नहीं ले सकता, है ना। जो टैक्स अप्लाइड है, लागू हैं, उन्हें ले सकते हैं। तो ये 265 के तहत आता है। ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट। कुछ विशेष अधिकार वाले जो राज्य हैं उन्हें कुछ ग्रांट्स या सहायता दी जाती है केंद्र के द्वारा, है ना। इसीलिए आपने सुना होगा कि है ना राजस्थान बीमारू स्टेट का जो है ना दर्जा लेना चाहता है। अलग अलग राज्य ना कोशिश करते हैं कि हमें ना स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल जाए। तो इससे क्या हो जाता है, उन्हें बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जो है ना केंद्र से मिलता है उनकी वृद्धि है ना उसको ग्रोथ करने के लिए। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन, कि केंद्र जो है राज्यों में जो पैसा बांटेगा देगा वो कितने प्रतिशत देगा। तो वही जो है ना फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग में दे रखा है 280 में। और वर्तमान में NK सिंह साहब जो हैं वो वर्तमान वित्त आयोग के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चल रहे हैं। तो ये बात एक आपको याद रखनी है। तो 300 जो है वो स्यूट्स एंड प्रोसीडिंग्स जो है, जो भी न्यायिक जो कानून चलेंगे उनके स्यूट्स एंड प्रोसीडिंग्स जो है 300 में होते हैं। 300A आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट बना दिया। पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव्ड बाय द अथॉरिटी लॉ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शक्ति दी है कि है ना आप अपने इसके बारे में जो है ना कोर्ट में केस कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि है ना सरकार ने आपको कम पैसा दिया है तो। डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन ऑफ रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द सिविल कैपेसिटीज अंडर यूनियन और स्टेट। तो किसी भी व्यक्ति को है ना
इम्प्यूनिटी दी जाती है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से कोई भी सरकार, राज्य की सरकार या केंद्र सरकार हटा सकती है, और उसको डिसमिसल या रिमूवल के क्या प्रावधान रहेंगे वो सभी 311 में दे रखे हैं। मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था, ये आ भी गया 312, ऑल इंडिया सर्विसेज, इसका मतलब IAS, IFS मतलब फॉरेन सर्विसेज, IFS फॉरेस्ट सर्विसेज, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, इन्हें कहीं पर भी है ना, जैसे मान लीजिए मैं सेलेक्ट हुआ तो मैं अंडमान निकोबार में भी भेजा जा सकता हूँ और पूरे देश में मैं काम कर सकता हूँ। ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। और इस ऑल इंडिया सर्विसेज पर जो कानून बनाने का जो हक है ना, इसके ऊपर जो भी अमेंडमेंट या संशोधन करने का जो शुरुआत की जा सकती है वो केवल और केवल राज्यसभा से की जा सकती है। तो राज्यसभा के पास इसका विशेष अधिकार है ऑल इंडिया सर्विसेज का। तो ये बात याद रखना, ये हम लोग पूरा सेक्शन आगे पढ़ने वाले ऑल इंडिया सर्विसेज वाला। ये मैंने आपको बता ही दिया था। UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर अदर स्टेट्स जो है 315 में दिया हुआ है। 320 आर्टिकल में क्या दिया, फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन के काम क्या है, किस तरह से वो जो है ना लोगों का रिक्रूटमेंट करेंगे, किस तरह से जो है ना जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, ये सारी बातें इसमें दी हुई है। अब आ रही है बात एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। देखिए, यदि आप आम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तब तो आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वगैरह, है ना, लेकिन आपको आर्टिकल याद रखना है 323A। लेकिन है ना, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इसकी जो रिपोर्ट्स आई थी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में 20 जो है ना टॉपिक्स पे बात की थी और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में 15 अलग अलग पॉइंट्स जो है ना सुझाए गए थे। उन पर कई सारे लागू भी नहीं हुए, क्योंकि देखो जब भारत जो है ना अंग्रेज़ों के पास का गुलाम भी था तो 1856 में भी जो है ना, देखो जो भी प्रशासन होता है ना उसमें क्या क्या संशोधन सुधार होते रहने चाहिए, ताकि क्या हो सके, जो केंद्र से जो प्रायोजित नीतियां हैं वो आम जन तक पहुंच सके। तो उसमें क्या क्या सुधार चाहिए, तो वो सुधार करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं और वो ट्रिब्यूनल्स यहाँ पर न्याय फैसला लेते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये समझ में आ गया आपको, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जो रिपोर्ट है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जो रिपोर्ट है वो UPSC के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आने वाले सेक्शन में हम उनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। 324 तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा दिया हुआ है ना, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। तो एक निर्वाचन है ना, निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो याद रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। 330 तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गोला मार्क कर लीजिए, आप अपने पास लिख लीजिए। रिजर्वेशन फॉर द सीट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल, की जो शेड्यूल कास्ट है मतलब SC ST, इसका मतलब है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। आपको पता होगा ना, अलग अलग राज्यों में जो विधानसभाएं हैं, विधान परिषद है और लोकसभा है, राज्यसभा है, सभी पर जो है ना इन जो कैटेगरीज के लोग हैं उनकी फिक्स सीटें निर्धारित हैं। तो ये 330 आर्टिकल में आता है। और वहीं जो क्लेम करेगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसका 335 में दे रखा है 335। तो 330 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 335 के तहत तो जो गवर्नमेंट जो पब्लिक सर्विस करते हैं, नौकरियां करते हैं, उसमें प्रमोशन वाली बात और वो सभी इसमें दिया हुआ है। अब कुछ ही चुनिंदा रह गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे वाले। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो आप सभी को पता है 352 352 में आता है ना। कोई भी आर्म्ड रिबेलियन है या एक्सटर्नल एग्रेशन है, बाह्य देश ने आक्रमण कर दिया है, उस केस में 352 लागू होता है। 356 प्रोविजन इन द केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, यदि किसी राज्य में संवैधानिक जो तंत्र है उसमें दिक्कत आने लग जाए और वो लोग है ना अपनी मन मर्जी करें, तो केंद्र सरकार जो है ना पहले 355 के तहत तो एक थ्रेट भेजती है कि आप ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं। जब वो ये नहीं मानते हैं तो 356 के तहत राष्ट्रपति के माध्यम से जो केंद्र सरकार में जो मंत्री परिषद है वो जो है राज्यों के अंदर आपातकाल लगा सकती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अब तक का सबसे लंबा आपातकाल किस राज्य में लगा और सबसे ज़्यादा बार किस राज्य में आपातकाल लगे हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फाइनेंशियल इमरजेंसी सबको पता है 360 आज तक कभी भी नहीं लगी। 360 का मतलब वित्तीय इमरजेंसी। इन केस यदि कोविड-19 वाला केस बहुत ज़्यादा रिग्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा टेडियस हो गया, उस केस में क्या होगा, भारत में वित्तीय आपातकाल लगने की संभावना है, जिसमें जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में से लेकर जितने भी IAS अधिकारी से लेकर जो भी काम करते हैं, सभी की तनख्वाह को कम किया जा सकता है। तो यह प्रावधान जो है ना 360 में दे रखा है। लास्ट 3 और वेरी इंपॉर्टेंट है 365 में क्या है, इफेक्ट ऑफ
फेल्योर टू कंप्लाई विद एंड गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय, यदि यूनियन ने कोई भी आदेश दिया है और उसको राज्य नहीं मान रहा है तो उस केस में भी राष्ट्रपति रूल लग सकता है। तो वो किस में, 365 में। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तब तो 356 के तहत, और यदि केंद्र ने कुछ बोला है और उसकी बात राज्य नहीं मान रहा है, इफेक्ट ऑफ द फेल्योर टू कंप्लाई विद, उसके साथ बात नहीं मान रहा है, गिव इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन गिवन बाय यूनियन, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है राज्य पर। 368 सभी को पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में अमेंडमेंट की बात करता है। 370 वर्तमान में ख़त्म हो गया है, इट वाज अ टेम्परेरी प्रोविज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपको मेनली सारी बातें एकदम क्लियर हो गई। तो इसके बाद में जो है ना नेक्स्ट क्लास जो है ना, ये 2 लेक्चर, जो ये वाला लेक्चर और अगला लेक्चर है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगा जितने भी शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियाँ, तो अनुसूचियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत गहनता से, जो जितनी भी अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ उनके बारे में। और सबसे ज़्यादा जो एक प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दीज 2 क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने दोस्तों और साथियों के साथ जरूर शेयर करना। कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस, उसमें कौन कौन से देशों से हमने क्या क्या लिया है ना, ये सारे प्रावधान आयरिश से, ब्रिटिश से, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।